Yeah. Okay. Hi, everyone. Welcome to our channel. And I'm Shalini Devan with my co-host Varsha and Shikha. Today, we are going to be talking about agriculture because agriculture, as we know, is a backbone of every economy. And there has been a huge U-turn from the traditional ways of agriculture to the modern ways. और इसके लिए हमारे पास हैं agriculture specialist Mr. Yadvinder Singh, and he will tell us more about it. So, welcome, Mr. Yadvinder Singh, on our show. Thank you, ma'am. Thank you very much. हाँ जी। और आप अपने अब आप वी वुड लाइक टू नो लिटिल अबाउट यू, आप कुछ बताइए। हाँ जी, मैडम मेरा नाम यादविंदर सिंह है जी और मैं बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट बठिंडा को, पंजाब में। ओके। तो मैं पिछले 20 साल से 1996 से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खेती-बाड़ी की, फार्मिंग कर रहा हूँ जी। ओके। तो साथ में मेरे कई हॉबीज़ हैं, मेरी मैकेनिकल प्रोजेक्ट बनाने, एरो मॉडल्स बनाने, ये मेरी हॉबीज़ हैं मैडम ये। हाँ हाँ। तो हम लोग खेती-बाड़ी तो मैं खेती-बाड़ी कर रहा हूँ पिछले 20 साल से और थोड़ी उसको खेती को मॉडर्नाइज़ेशन किया है मैंने, नए इम्प्लीमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ट्रेडिशनल तरीके थे उनको थोड़ा हट के तो नई नई तजर्बे नए करते रहता हूँ मैं। जैसे इस बार मैंने डायरेक्ट राइस की सोइंग की है, ऐसे नए-नए तजर्बे मैं करता रहता हूँ। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ये बताइए, आपकी सिंस आप ये 20 इयर्स से कर रहे हैं, तो बट आप लाइक बचपन से भी अपने डैड के साथ आपके फादर भी करते होंगे, तो आपने जी, किस तरीके से आपको उनसे क्या सीख मिली है टू डू इट? जी। एक्चुअली मैडम पिताजी से या दादाजी से जो हमने जो सीखा है, खेती-बाड़ी का जो काम सीखा है, एक्चुअली वो ट्रेडिशनल उनके पास कोई तरीके थे पुराने जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि खेत को हमने देखना कि खेत का अभी एग्जैक्ट टाइम क्या है कि इसमें हम इसकी सोइंग कर दें या जो हमारी जो क्रॉप है वो हमारा क्रॉप तैयार हो गया उसको काटने का क्या टाइम है उसकी जो निशानी होती है तो अभी वो क्रॉप पका है कि नहीं पका है ये उनके कोई खास एक्सपीरियंस थे जो हमने उनसे गेन किए हैं ओके। जैसे जैसे मौसम का है आजकल तो वेदर रिपोर्ट हम लोग गूगल के ऊपर देख लेते हैं हाँ वेदर जी। रिपोर्ट तो वो लोग क्या करते थे वो लोग हवा की डायरेक्शन देख लेते थे भी आज ये डायरेक्शन से हवा चल रही है हाँ या जी। आज हवा रुकी हुई है तो हाँ जी। वो ये उनको एक्सपीरियंस थे उन्होंने अपने फोर फादर से ये बातें सीखी थी तो मैंने भी उनसे ऐसी कई बातें सीखी हैं तो आपको जो आप उनकी कितना आप क्या गूगल के ऊपर रिलाई करते हो या आप अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर रिलाई करते हो कि हवा का डायरेक्शन क्या है? मैडम कई यस यस ये एक्चुअली कई दफा तो गूगल टिपिकल अगर वेदर की बात करें तो गूगल फेल हो जाता है हाँ जी। तो एब्सोल्युटली। yes, हाँ जी तो उसमें फिर जो एक्सपीरियंस होता है जो हमने सीखा है कि आज हुमस हो गया आज हवा बिल्कुल रुकी हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि सुबह बारिश आ सकती है या क्लाउड्स की क्लाउड्स की जो बनतर है वो भी देख के हमारे जो बुजुर्ग बता देते थे कि ये जो क्लाउड्स हैं ये आपके बारिश वाले क्लाउड्स हैं और ये बारिश वाले नहीं हैं ओके। लाइक दीज तो ऐसे ही जमीन का जो होता है कि वो जमीन को देख करके बता देते थे कि अभी आपका इसका बीजने का एग्जैक्ट टाइम आ गया है जमीन का यहाँ आप अभी भाई गर्मी ज्यादा है अभी इसका टेम्परेचर ठीक नहीं है तो आप रुको अभी 10 दिन के बाद इसकी सोइंग करेंगे हम लोग ओके। लाइक दिस जी डेफिनेटली। तो आजकल आपको कौन से मेन क्रॉप्स हैं जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं? एक्चुअली मैडम जो हमारा जो एरिया है जो बठिंडा डिस्ट्रिक्ट का जहाँ पर मैं रह रहा हूँ ये एरिया में मेनली दो क्रॉप्स हमारे आ रहे हैं एक तो वीट का आ रहा है सर्दी का जो ओके। और और जो हमारा ये जो समर सीजन अभी गया है इसमें अभी चावल का जो राइस का जो मेन जो खेती जो बड़ी खेती राइस की है हमारे एरिया में ओके। थ्रू आउट आप बोल सकते हो कि थ्रू आउट पंजाब हरियाणा और सम पोर्शंस यूपी एमपी का भी है एरिया उसमें ये ज्यादा जो मेजोरिटी लोग यही कर रहे हैं जो राइस और वीट की कल्टीवेशन हो रही है ओके। तो अब आपने तो पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से और मॉडर्न तरीकों में आपने कौन से फर्क लाए हैं? मतलब व्हाट डू यू थिंक कि ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग में वाज बेनिफिशियल, या आप लोगों ने उसमें जो चेंजेस लाए हैं उससे आपकी प्रोड्यूस इज मच मोर? इसमें मैडम दोनों अगर हम इसको बारीकी से कैलकुलेट करेंगे तो दोनों बात है हम्म। कुछ कुछ अच्छी बात भी होगी है जैसे क्या कि टेक्नोलॉजी का हम लोग देखें हमारे पास एक बड़ी अच्छी टेक्निक आ गई है ओके। तो हम अपने खेत को
हम अपने खेत को बिल्कुल 0 लेवल कर सकते हैं। ऐसी एक हम मशीन हमारे पास आ गई है, लेजर लेवलर बोलते हैं उसको। तो उसके साथ क्या हुआ कि हमारा पानी का बड़ी उसके साथ बचत होनी शुरू हो गई। ओके। तो ये एक पहले ज़माने में हमारे जो दादाजी या पिताजी थे, वो ज़मीन को अपनी नज़र के साथ ही ऐसे देख कर के लेवल करते थे कि वो देखो भई वहाँ से थोड़ा ऊँचा लग रहा है और वहाँ से थोड़ा नीचे लग रहा है। तो वो ट्रैक्टर के साथ मिट्टी को खींच-खींच के लेवल करते थे। ओके। तो दिस इज़ वन एग्ज़ाम्पल। तो जैसे कंबाइन हार्वेस्टर्स आ गए, जो कंबाइन हार्वेस्टर आपने मशीन देखी होगी जो हार्वेस्टिंग करती है हमारे क्रॉप की। तो पहले क्या था कि जैसे 1 एकड़ की अगर कटाई करनी है, आज से अगर हम 40 साल पहले की बात करें, तो 1 एकड़ की कटाई करने के लिए कम से कम हमारे 50 टू 60 हमें लेबर वाले आदमी चाहिए थे, जो सुबह से लेके शाम तक 1 एकड़ की कटाई करेंगे। तो अब क्या है, अब जो कंबाइन हार्वेस्टर आ गए हैं, उसके साथ क्या है कि आप एक ही दिन में 35 टू 40 एकड़्स व्हीट की कटाई कर सकते हो। ओह, टाइम कम हो गया। दैट्स इंटरेस्टिंग। यस, यस। तो अगर आप बात करें चावल की, तो चावल की आप ऑलमोस्ट 25 एकड़्स आप चावल की कटिंग कर सकते हो, एक मशीन जो कंबाइन हार्वेस्टर जिसको हम बोलते हैं, उसके साथ। ओके। तो ये मेन एक जो ये 2-3 मेन चेंजेस ये आई हैं। और थर्ड थर्ड हमारे पास आ गया सबमर्सिबल पंप्स आ गए हमारे पास, जो ट्यूबवेल अभी नए जो ट्यूबवेल चल रहे हैं आजकल। पहले क्या था कि हमारे जो कुएं होते थे, तो कुएं कुएं में से वो दूसरा नीचे पंखा लगता था, वो बेल्ट के साथ चलता था, या पहले ट्रेडिशनल होता था कि वो एनिमल के साथ वो घूमता था उसको। हमारे पंजाब में तो वो टिंड वाला खूह बोल देते हैं, शायद आपने कहीं किसी ओके। मूवी में हाँ देखा जी। होगा। हाँ जी। तो अभी लेटेस्ट क्या कि सबमर्सिबल पंप्स आ गए हमारे पास, उनके कुएं की जरूरत नहीं है। और वो पाइप, बोर की पाइप में वो पंप चला जाता है और बड़ा अच्छा वो चलता है सिस्टम, और वो पानी निकालता रहता है। ओके। तो जो नेगेटिव पॉइंट मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव पॉइंट भी आए हैं। नेगेटिव पॉइंट ये आ गए कि लेस यूज ऑफ मैन्योर्स, जो हम गोबर की खाद यूज करते थे हमारे पिता पुरख, वो लोग यूज करनी लोगों ने बंद कर दिया और केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। ये बहुत बड़ी एक चेंज आ गई, और पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज होने लगे। हाँ जी। तो ऐसे ही पैरेलल हम अगर बनाते जाएंगे तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं तो और पॉजिटिव भी है। एब्सोल्युटली। तो सिंह साहब, एक हाँ ये जी। है कि एक ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी भी आई है, वेर तो इसके बारे में आप कुछ बता जी। पाएंगे क्या? यस। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी मैडम जो है बड़ी वो अच्छी टेक्निक है एक्चुअली। हम्म। उसमें एक तो क्या है कि हम ऑफ सीजन की जो सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑफ सीजन में ग्रो कर सकते हैं उनको हम। जैसे सपोज सर्दी का जो मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में हमने सोचा कि गर्मी वाली हम सब्जी ग्रो करना चाहते हैं, जैसे ये खीरा हो गया और टमाटर हो गया। ये जो घिया घिया कद्दू हो गया, घिया कद्दू जिसको बोल देते हैं हम लोग। तो ये जो होता है ग्रीन हाउस में, इसको कवर करके ग्रीन हाउस में टेम्परेचर मेंटेन करके, तो उसमें हम ऑफ सीजन की सब्जी ग्रो कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया कि जब ग्रीन हाउस में क्या होता है कि टोटल आपका जो शेड है उसको हम पूरा ऊपर से पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। राइट। तो उसमें क्या होता कि फॉरेन जो भी कोई इंसेक्ट है, या कोई कोई मकड़ी है, कोई मक्खी है, या कोई किसी भी तरह की कोई सुंडी है, वॉर्म है कोई, वो उसमें एंटर नहीं करता है। तो जब उसमें फॉरेन से कोई इंसेक्ट आएगा ही नहीं, तो उसके ऊपर हमको पेस्टिसाइड की स्प्रे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यस। तो उसमें क्या कि वो आपकी जहर से वो, सिंपल की लैंग्वेज में हम बताएं कि वो जहर से मुक्त हो जाता है, वो वाली सब्जी है। एब्सोल्युटली। इसकी बट कॉस्टिंग उसमें क्या है कितनी कि होती है? आपको कुछ यस, ट्रस्ट? वही मैं बोलने वाला था। हाँ। हाँ जी। इसकी मैंने कॉस्ट 1 एकड़ के ऊपर अगर हम ग्रीन हाउस बनाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 25 टू 26 लाख रुपीज का वो खर्चा है 1 एकड़ के लिए। ओके। यस। तो इसमें थोड़ा क्या है कि ये जो छोटे फार्मर हैं, सपोज अगर हम सोचें कि एक 5 एकड़ वाला या एक 10 एकड़ वाला फार्मर इसको अडॉप्ट करे टेक्निक को, तो उसको इतने रुपीज इन्वेस्ट करना है कि उसकी कैपेसिटी नहीं है। ओके। यस। क्योंकि ये एक 10 एकड़ वाले फार्मर के पास जो 25 लाख रुपया होना एक बड़ी बहुत बड़ी बात है मैडम। ओके। यस। तो ये इफेक्ट
इफेक्टिव टेक्निक है। गवर्नमेंट अगर इसमें थोड़ी हेल्प करे, सब्सिडीज वगैरह लोगों को मिले, तो फिर ये टेक्निक पूरी इफेक्टिव है। और इसमें कितना टाइम लगता है फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो? रफली व्हाट इज द ड्यूरेशन? नहीं, क्रॉप ने तो मैडम अपना टाइम लेना है, जितना उसका टाइम पीरियड है किसी भी क्रॉप का। ओके, हमने तो उसको एनवायरनमेंट देना है, एनवायरनमेंट ऑफ देना। सीजन में उसको एनवायरनमेंट देना है हमने जी। एब्सोल्युटली। हाँ जी। तो जो आप ये पेस्टिसाइड्स वगैरह आजकल यूज कर रहे हैं, तो आपने मेरे को बताया था कि यू आर यूजिंग एब्सोल्युटली केमिकल फ्री पेस्टिसाइड्स। आई मीन यस पेस्टिसाइड, यस केमिकल फ्री, ये दोनों कॉन्सेप्ट हाउ डू दे गो टुगेदर? यस मैडम, इसको मैं आपको समझाता हूँ। जो आज से 15-20 साल पहले या 15 साल पहले कह सकते हैं हम लोग, जो बेसिक जो कंसेप्ट था कीड़े मकोड़े को मारने का, वो था टोटल जहर थी वो। ओके। तो उसमें जैसे उसमें मोनोक्रोटोफॉस एक दवाई थी, वो बड़ी जहरीली दवाई थी। और एक नुवान करके आती है, उस दवाई आती है, क्लोरोपेरीफॉस आती है। ऐसी कई दवाइयां हैं जो सीधा जहर था। अगर आदमी उसको निगल जाए या आदमी के ऊपर भी पड़ जाए, तो आदमी को भी उसका, इंसान को, जानवर को उसका असर हो जाता था। तो अभी नया कंसेप्ट क्या है कि बड़ी कंपनी है, जैसे बैर क्रॉप साइंस है, जहाँ संजेंटा कंपनी है एक जापान की। तो उन कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने ऐसी दवाइयों को तैयार किया है कि वो अगर वो क्रॉप का, जो आपकी क्रॉप की लीव्स हैं, उसके ऊपर वो स्प्रे जब उसकी कर देते हैं, उसका जब लेप हो जाता है, तो कोई भी इंसेक्ट जब उसको, क्रॉप के पत्ते को, लीव को खा लेता है, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इंसेक्ट का, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट कर देती है। जैसे हम लोग बोलो कि हमारे डायरिया हो गया, हमें जहाँ कॉन्स्टिपेशन हो ओके। गई, तो ओके। यस यस, तो वो जो इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं जो रसा चूसते हैं, तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डैमेज कर देती है वो। ओके। तो वो जो इंसेक्ट है वो धीरे धीरे 5-7 दिन में, 10 दिन में वो भूखा होकर के वो मर जाता है। ओके। तो जी। तो सर, जब आप ये सीड्स बोना शुरू करते हैं, तो उससे पहले इनकी स्टोरेज के लिए क्या करते हैं? हाँ जी मैडम, एक्चुअली जो कोई भी सीड है, हमने जो इसको स्टोर करना है, पहले तो अ, जिस किसी भी क्रॉप का हमने जो सीड है उसको स्टोर करना है, तो प्रॉपर वो सूखा होना चाहिए पहले तो। सपोज जैसे आपने, यस, जैसा आपने वीट का सीड को आपने संभाल के रखना है या चावल का है, तो हार्वेस्टिंग के टाइम वो जो आपका क्रॉप है वो पूरा सूखा होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ओके। यस, तो इन एनी केस अगर आपने थोड़ा मॉइस्चर वाला भी उसकी कटाई कर ली, तो उसको आप फर्श के ऊपर स्प्रेड करके रख दो, 2-3 दिन के लिए धूप में पड़ा रहने दो। तो उसके बाद जब वो सूख जाएगा, तो उसको पावर क्लीनर के साथ उसको साफ करो, उसमें से जितना भी वो भूसा है सारा बाहर निकाल दो। ओके। तो उसके बाद उसको आपने, जो आजकल इसके लोहे की शीट के ड्रम आते हैं बने बनाए, वो ड्रम में उसको डाल दो। और ओके। ड्रम के जो, हाँ जी, ड्रम के नीचे जहां से हम सीड को निकालते हैं एक ढक्कन लगाता है, उसको प्रॉपर सील कर दो। तो ऊपर से, ऊपर वाला जो मेन उसका ढक्कन है, उसमें से सीड को उसके बीच में डाल करके ऊपर वाले ढक्कन को भी हमने सील करना है। और उसमें हमने जो 2-3 तरह की दवाइयां आती हैं जो उसमें ये कीड़ा लगने को रोकती हैं, अच्छा। जैसे सेल्फॉस, जिंक सल्फेट इज वन ऑफ देम। अच्छा। यस। वो हम यूज करते हैं वीट के लिए। ओके। वीट का अगर हम सीड रखते हैं, तो उसके उसमें दवाई डाल करके ऊपर वाले लिड को भी प्रॉपर बंद करके, और उसको आपने फिर 2-3 महीने के लिए खोलना नहीं है। ओके। तो इन एनी केस अगर वो उसमें आपकी मॉइस्चर रह गया, तो वो क्या है कि ये नेचर, तो नेचर का सिस्टम है जी, वो आपका जो सीड है उसके बीच में से ही उसको खाने वाला कीड़ा तैयार हो अच्छा। जाता है। ओके। वेरी क्या नाइस। यूजली हमारे इधर बोलते हैं, सुसरी बोलते हैं, छोटा सा चींटी जैसा होता है। आपने कहीं आटे में देखा होगा आपने, हमारा आटा पड़ा रहे, यस यस, ब्लैक कलर का होता है, वो उसमें शुरू हो जाता है वो जी। तो मेन जो सीड की संभाल है, उसमें मेन उसको मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसमें, और साफ होना चाहिए। तो प्रॉपर आपका जो कंटेनर है वो एयर टाइट होना चाहिए। ओके। तो हाँ जी तो सर, ये कितने टाइम तक चल जाते हैं, ये सूखे हुए सीड्स जो आपके होते हैं, कितने टाइम तक चल जाते मैडम, यूजली जैसे हम लोग तो 6 मंथ के लिए सीड को रखते हैं, क्योंकि 6 मंथ के बाद नेक्स्ट जो उसका फिर सोइंग का टाइम आ जाता है।
हाँ हाँ जी जी, हाँ जी। ओके। सपोज हमने वीट का, हाँ जी, जैसे हमने वीट को हार्वेस्ट किया अप्रैल मई में, तो जून जून के पहले हम हफ्ते में उसको संभाल लिया, हमने उसको पैक कर दिया। ओके तो अभी अक्टूबर, एंड अक्टूबर और नवंबर जब अभी स्टार्ट होगा, तो ये चावल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर वीट की सोइंग हो जाएगी। ओके ओके। तो मैक्सिमम हमने उसको, आप कह सकते हो कि 6वें महीने से लेकर के 10वें महीने तक, 4 महीने के लिए हमने उसको स्टोर किया। ओके अच्छा। हाँ, तो ऐसी भी बात नहीं है, आप उसको 1 साल 2 साल के बाद भी अगर आप उसको बीज दोगे तो उसकी जर्मिनेशन होगी। ओके ओके सर। ओके। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि 6 महीने के बाद वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो ओके। जो हमारी, क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि हमारी जमीन में जितने वीड्स हैं, जी। वीड्स को हम आए साल, हर साल हम वीड्स को, जो वीड किलर्स होते हैं, स्प्रेज होती हैं, वो उनको स्प्रे करके हम उनको खत्म करते हैं। ओके ओके सर। उनका सीड बनने से पहले हम खत्म कर देते हैं, बट फिर वो 6 महीने के बाद जब उसका टाइम आ जाता है, वो फिर ग्रो कर जाता है हमारी सॉइल में। जी, जी, हाँ जी, तो नेचर उसको, सीड को संभाल के रखती है। तो सीड है भी, उसको कितना टाइम मर्जी रख लो आप, अनटिल अनलेस उसमें मॉइस्चर ना जाए और उसको कोई चीज खाए मत। ठीक है सर। हाँ जी। तो पहले एक फ्लड इरिगेशन का टेक्निक यूज हुआ करता था, अब ये जी। स्प्रिंकलर यूज होता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर है दोनों में से? हाँ, फ्लड इरिगेशन मैडम स्टिल अभी भी, जो पंजाब में तो सारे थ्रू आउट पंजाब में फ्लड इरिगेशन चल रहा है अभी भी। ओके। यस, तो ये जो चावल को हम अगर सोचे तो जून से लेकर के इसकी जो कटिंग का सीजन है अभी एंड अक्टूबर तक, इसको 65 टाइम्स पानी लग जाता है, 65 ओके टाइम्स। ओके तब हम फ्लड इरिगेशन जो दे रहे हैं, तो फ्लड इरिगेशन के साथ पानी वेपोरेट बहुत हो जाता है, ओके अच्छा। हाँ जी। वेस्ट हो जाता है पानी बहुत ज्यादा। तो अगर उसके यूज का हम बोलें तो, जैसे फिश पॉन्ड कोई साथ में हमने बना लिया, हाँ हाँ। जी तो फिश पॉन्ड में हम उसको यूज कर सकते हैं जी। या फॉरेन में, जैसे अमेरिका में मैंने देखा है एक दफा, तो वो लोग क्या करते हैं, एक साइड में ट्रेंच, बड़ा ट्रेंच खोद लेते हैं वो क्रेन के साथ। ओके। तो वो पानी, पानी लगा दिया तो वो सारा पानी ड्रेन कर लेते हैं ट्रेंच में। ओके ओके। तो ट्रेंच में से फिर वो पानी को दोबारा उठा करके पंप के साथ, वो नेक्स्ट डे फिर उसको यूज कर लेते हैं वो। ओके हाँ, ये चल, this is a good. इस तरह से हाँ जी, आपका ऐसी वाटर कई कंजर्वेशन भी हो जाता है एंड क्रॉप को पानी भी मिल जाता है। पानी मिल जाता है। हाँ जी, और इसमें मैडम एक और भी, ज्यादा अगर हम क्रॉप की जो रूट्स हैं उसमें पानी हम ज्यादा खड़ा रखते हैं, तो एट द एंड क्या होता है, उसमें फंगस बहुत लग जाती है। राइट राइट, राइट। हाँ जी, उसमें मॉइस्चर ज्यादा रहता है तो फंगस लग जाती है, तो फिर हमको 2-3 स्प्रे फंगीसाइड की करनी पड़ती हैं। ओके। जी। तो जो आपने एक नेक्स्ट आपने क्वेश्चन किया स्प्रिंकल का, हाँ जी। हम इसकी जो राइस की कल्टीवेशन है, इसमें हम स्प्रिंकल भी यूज कर सकते हैं, बड़ा इफेक्टिव है। जी, जी। बट अगेन दैट इज वेरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके जी, महंगा है, और उसको पहले हम बिछाएंगे खेतों में, पाइपों को बिछाएंगे पहले हम लोग, तो बाद में हार्वेस्टिंग के टाइम फिर वो पाइप, सारी पाइप्स उठानी पड़ेंगी हमें। ओके। राइट मेहनत बहुत। यस। तो इसका एक अल्टरनेट हम लोगों ने और ढूंढ ढूंढ लिया है, इस साल से लोगों ने शुरू कर दिया है। लोगों ने चावल की डायरेक्ट सोइंग शुरू कर दी है खेतों में। अच्छा, वो क्या होता है सर? उसको डीएसआर बोलते हैं, डायरेक्ट सोइंग राइस। उसमें क्या है कि रूटीन में हम लोग क्या करते हैं कि खेत को पहले पूरा फ्लड करके, उसमें ट्रैक्टर के साथ उसको ब्रीक कल्टीवेटर के साथ चला करके, उसमें 6-6 इंच पानी भरा रहता है, तो जो इसकी नर्सरी होती है चावल की, उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें। ओके ओके। दिस इज ट्रेडिशनल टेक्निक दैट वी आर यूजिंग स्टिल नाउ। ओके। बट अभी लोगों ने क्या किया है कि खेत में डायरेक्ट उसकी चावल का जो सीड है उसकी डायरेक्ट बिजाई कर देते हैं हम सूखे खेत में। अच्छा। तो उसके बाद खेत को हम पानी दे देते हैं। ठीक। तो पानी लगाने के बाद 3-4 दिन में वो उसका सीड है वो जर्मिनेट कर जाता है। ओके ओके। ओके। हाँ जी। तो बाद में क्या है कि उसको एग्जैक्टली 4 दिन या 5 दिन के बाद हमने उसको पानी देना है। ओके। यस। तो
नहीं, ये दोनों टेक्निक्स में से विच इज द बेटर टेक्निक दैट नॉर्मली आप लोग फॉलो करते हैं? वही वही मैडम आपको मैं यही बताना चाहता हूँ ना। तो देखो भी, एक तो डेली हमने पानी लगाना पड़ेगा, फ्लड इरिगेशन में तो डेली पानी लगाना पड़ेगा उसको। दूसरी टेक्निक क्या कि आप उसमें 4 दिन 5 दिन छोड़ के भी पानी दे सकते हो। ओके। यस, तो एक एक हफ्ते में आप 2 बार उसको इरिगेट करोगे तो दैट इज सफिशिएंट। ओके। ओके। ठीक है जी। तो टोटल अगर आप उसका टाइम पीरियड मानो 120 डेज का क्रॉप होता है ये जो राइस का है। हाँ जी। तो उसमें क्या होगा कि आप कैलकुलेट कर लो। तो आपके अगर एक हफ्ते में आपने 2 बार पानी दिया तो एक महीने में 8 बार हो गया। जी। तो टोटल हमने काउंट किया है, हमने इस बार डीएसआर किया है, टोटल 20 टू 25 टाइम्स ही उसको पानी लगेगा। ओके। ओके। यस। तो एज कंपेयर टू फ्लड इरिगेशन, तो आप कह सकते हो कि हाफ पानी की कंजम्पशन रह जाएगी। हाँ जी। तो इसमें ये टेक्निक लोगों ने इस बार काफी फॉलो कर ली है। तो नेक्स्ट ईयर आई थिंक 90% जो लोग हैं, किसान हैं, वो इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे, डीएसआर को। तो सर आप कुछ कर रहे हैं इस टेक्निक को और लोगों को बताने के लिए? बाकी और अब हर हर फार्मर को तो पता नहीं होगा इसके बारे में, तो कोई कुछ गवर्नमेंट कुछ कर रही है या आप कुछ कर रहे हैं लोगों तक ये टेक्निक पहुंचाने के लिए? ये मैडम ऑलरेडी, ये तो ये तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है इस बार। अच्छा। ओके। एक्चुअली हमारे इधर पंजाब में जो हमारी यूनिवर्सिटी है ना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इधर लुधियाना में। एक्चुअली ये टेक्निक उन लोगों ने ही शुरू की है सबसे पहले। ओके। तो लोगों ने ये टेक्निक को अडॉप्ट किया, और इसमें एक और भी हमारा बेनिफिट है। वो क्या है कि जो हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं, लेबर लेबर से जो हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं नर्सरी को, उसमें हमारा 1 एकड़ में 6,000 रुपीज खर्चा आ जाता है। हाँ जी। तो अगर हम उसको डीएसआर करते हैं, ट्रैक्टर के साथ और मशीन के साथ उसकी सोइंग करते हैं, तो हमारा 1,000 रुपया भी नहीं लगता है। तो कॉस्ट। उसमें ओके। 4-5 हजार रुपया हमारा एक्स्ट्रा सेव हो जाता है। बट देन आई बिल्कुल। थिंक वो ट्रैक्टर खरीदने में जी आपने पहले भी तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, राइट? मैम, ट्रैक्टर तो ऐसे है जी, ट्रैक्टर तो ऑलरेडी जो हम कह सकते हैं कि पितापुरखी ट्रैक्टर तो हैं लोगों के पास। अभी ऐसी कंडीशन आ चुकी है हमारे पंजाब में, तो ट्रैक्टर्स तो लोगों के पास सरप्लस कह सकते हैं हम लोग। ओके। अगर एक किसान को एक ट्रैक्टर की जरूरत है तो ही ओन 2 ट्रैक्टर्स। ओके। किसी जिम्मेदार के पास, किसान के पास ट्रैक्टर नहीं भी है, तो वो क्या है कि हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं गांवों में। तो उनके पास इम्प्लीमेंट्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, वो रेंट के ऊपर किसान को ट्रैक्टर दे देते हैं। ओके। किसानों की ही वो एक बैंक बनी हुई है। ओके। क्रॉप तैयार हो गई, उसको काटा, हार्वेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद उसके रेजिड्यूज बचते हैं। तो जैसे हम जी बताते हैं कि जो वीट होता है उसके तो उसका बाद जो बचता है उसको जलाया जाता है। तो क्या क्या जी तरीके आप कैसे उस रेजिड्यू का को टेक केयर करते हैं, मतलब उसको कैसे यूज करते हैं फर्दर आगे? मैडम, इसमें दो मेन हमारे दो क्रॉप्स हो गए, एक वीट का हो गया और एक राइस का हो गया। हाँ जी। तो हाँ जी, तो जो मैडम वीट हमारी है, जो वीट का रेजिड्यू है, जिसको हम लोग तूड़ी बोल देते हैं हमारे पंजाब में, तूड़ी या फूसा बोल देते हैं उसको। हम्म। तो वो टोटली वो हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारे जो गाय भैंस हैं, उनको फीड करते हैं हम लोग तूड़ी। अच्छा। ओके। ओके। उसका तो टोटल, ये जो पुराने जमाने से लेकर के हमारे जो दादाजी से परदादा जी से लेकर के लोग तूड़ी बनाते हैं। और ये तूड़ी, क्योंकि इसके बाद सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, तो ये तूड़ी होती है जो सर्दी में पशुओं को डालने के लिए काम आती है। ओके। क्योंकि इसमें प्रोटीन सोर्स काफी होता है। ये जो वीट की जो तूड़ी होती है, इसमें प्रोटीन्स बहुत होते हैं। हाँ ओके। जी। हाँ जी। जी। तो ये तो टोटली लोगों ने, मशीन ने बना ली है, ट्रैक्टर के साथ मशीन चलती हैं। वो एक दिन में ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 20 एकड़ के खेत के रेजिड्यू की तूड़ी बना देती है वो। ओके। ओह अच्छा। जी। तो सेकंड, इसका तूड़ी का जो मेन यूज है, वो जो पेपर फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर पेपर बनता है, वाइट पेपर बनता है, हाँ। तो वो इसका पल्प निकालते हैं तूड़ी का। तो इसका पल्प वाइट कलर का होता है। ओके। ओके। जी। तो इसकी बहुत बड़ी कंजम्पशन पेपर फैक्ट्रीज में भी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आ गया दूसरा क्रॉप है जो राइस। जी। जो जो राइस का जो रिमेन्स रह जाता है, उसकी थोड़ी समस्या है। और
अभी 2-3 सालों से उसकी भी समस्या का सोल्यूशन निकल चुका है। तो उसमें क्या है कि उसकी अभी मशीन्स हमारे पास मैडम पहुंच गई हैं, फॉरेन से काफी अच्छी मशीनें आ गई हैं जो उसकी बेलिंग बना देती हैं। ओके। स्क्वायर स्क्वायर टाइप की, वो 2-3 फीट लंबी होती है और 10-12 इंच वो उसकी चढ़ाई होती है, जैसे एक लॉग होता है हमारा रेक्टेंगुलर लॉग। ओके। हाँ हाँ जी, वो 15 to 20 किलोग्राम का वो मशीन लॉग बना बना के पीछे फेंकती जाती है और आगे से वो पराली को, उसका जो कटिंग मैकेनिज्म है वो खींचता जाता है ओके। और वो पीछे लॉग बनाती जाती है। तो उसमें क्या है कि वो जो लॉग्स हैं, उनकी जो मेन अभी यूजेज हो रहा है, वो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अभी बहुत थोड़ी जगह के ऊपर लगे हैं, उन्होंने छोटे छोटे थर्मल पावर प्लांट्स लगा दी दिए हैं जो इसके ऊपर चलते हैं, उनको बायोगैस प्लांट बोलते हैं वो। ओके। तो हमारे भी इधर साथ में पास ही में 10 किलोमीटर एक हमारा छोटा सा इधर शहर है, वहां पर एक प्लांट लगा हुआ है। अच्छा तो वो प्लांट वाले क्या करते हैं कि 150 रुपीज पर क्विंटल वो उसका हमें वो देते हैं। तो उन लोगों ने हमारे इधर जो गांव है, गांव के बीच ही में उन लोगों ने जमीन रेंट के ऊपर जमीन लेकर के वहां पर गोडाउन्स बना दिए उन लोगों ने, डंप बना दिए हैं। वो डंप डंप में वो जैसे ईंटों का भट्ठा होता है, उसके ऊपर ईंटें जैसे चिनी होती हैं, हाँ वैसे वैसे वो जो बेल्स होती हैं उनको ऐसे वो चेन कर करके बहुत लाखों टन बेल्स इकट्ठी कर लेते हैं वो। ओके। तो फिर वो थ्रू आउट द ईयर वो फैक्ट्री को उसकी सप्लाई होती रहती है और वो फैक्ट्री में टरबाइंस चलती हैं, स्टीम के ऊपर स्टीम बनती है और उसमें बिजली पैदा होती है। So that way we are हेलो taking care, इससे हमारे एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज्यादा कंजर्वेशन फॉर द एनवायरनमेंट भी हो जाता है, बिकॉज पीछे इतना धुआं और इतना स्मॉग हो जाता था कि एनवायरनमेंट वाज एक्चुअली यस फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो आई थिंक यस दिस विल हेल्प अस यस क्लीन कीप द एनवायरनमेंट आल्सो क्लीन, और हमारा बिल्कुल। दो वे पर्पसेस सॉल्व हो जाते हैं इससे। हाँ, एक्चुअली मैडम अभी ये लेटेस्ट हम कह सकते हैं कि 2-3 साल से ये शुरू हुआ कंसेप्ट। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली वो जो मशीन है जो बेलिंग बनाती है, वो मशीन टोटल ट्रैक्टर इंक्लूडिंग ट्रैक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म एंड इंक्लूडिंग एवरीथिंग दैट कॉस्ट अबाउट अप टू 25 lakhs। एक्चुअली में ये गवर्नमेंट के लोग हैं जिन्होंने ये फैक्ट्रीज लगाई हैं, जो थर्मल लगाए हैं छोटे छोटे। तो उन वो फैक्ट्रीज वालों ने आगे कई जो विलिंग किसान हैं, जो विलिंग हैं, जो लोग, उनको मशीनें लेकर के दी हैं उन्होंने सब्सिडी के ऊपर। विंदर जी, खेती बाड़ी में जो अभी मशीनरी ये ट्रैक्टर्स वगैरह लग रहे हैं, तो इनकी सुविधा वगैरह आप कैसे कर पाते हैं? सुविधा इन दी सेंस मैडम, रिपेयर की बोल रहे हो आप या खरीदने की बोल रहे हो आप? रिपेयर और खरीदी खरीदी भी, पहले तो खरीदी जो आप लगा रहे हैं उसमें, फिर अगर कभी डैमेज वगैरह हो गया तो उसका रिपेयरिंग का कॉस्ट कैसे बेयर हो पाता है? एक्चुअली मैडम अभी अगर एक्चुअल में हम सही बात बोलें तो अभी जो मशीनरी आ रही है ना, अभी जो नई मशीनरी जितनी आ रही है, हम्म। वो मशीनरी वो मशीनरी खराब होती नहीं है। ओके। लो यस। मेंटेनेंस। हाँ, इतनी अच्छी मशीनरी, यस, इतनी अच्छी मशीनरी अभी आने लगी है। जितनी बड़ी कंपनीज हैं, आपने देखा होगा महिंद्रा कंपनी के ट्रैक्टर्स आ रहे हैं बड़े अच्छे। ये जो सोनालिका एक कंपनी है हमारे पंजाब में, फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो जॉन डियर कंपनी है, जॉन डियर के ट्रैक्टर्स आ रहे हैं और ऑल दीज आर वर्ल्ड क्लास मशीनरी। ओके तो इसकी मेजर रिपेयर कोई नहीं आती है, इनकी नॉर्मल सर्विसिंग होती है मैडम, जो इसका आफ्टर टाइम टू टाइम इसका इंजन का ऑयल चेंज करना, इसकी सर्विसिंग करनी, इसके एयर फिल्टर वगैरह को चेंज करना, और इसका कोई बहुत माइनर इसके होते हैं, कोई लाइट का कोई बल्ब फ्यूज हो गया वो डालना है, इससे बड़ा इसमें कोई डैमेज नहीं होता है। ओके। तो इन एनी केस अगर हो भी जाता है तो हमारी जितनी एजेंसीज हैं हमारे पास में, कंपनियों ने हर एक गांव के पास में अपनी एजेंसीज और अपने सर्विस सेंटर खोल रखे हैं, हर एक कंपनी ने। ओके तो ओके। वहां पर इसकी इजीली जाकर के इसकी सर्विसिंग हो। तो जी, राइस और व्हीट बनने के बाद यदविंदर जी, इनकी मार्केटिंग वगैरह कैसे होती है? आप कैसे सेल करते हो इन सबको? ये जो बेल बेल की बोल रहे हो मैडम, आप पराली की बोल रहे हो? बेल हो गया, या फिर जो राइस, हमारे क्रॉप्स, हमारे जो मेन आपने जैसे बताया कि राइस और व्हीट जो जो हमारे दो क्रॉप्स हैं उसकी सेलिंग, और हाँ इनका जी। बेल की भी बता दीजिए। जो क्रॉप की सेलिंग का जो हमारे इंडिया में
जो जब से हमारा कंट्री आजाद हुआ है 1947 से लेकर के आप कह सकते हो कि इसकी जो खरीद है, मेन जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं, ये गवर्नमेंट ही खरीदती है। ओके। तो गवर्नमेंट इसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है। तो आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा, उसका काफ़ी इशू चल रहा है दीस डेज। तो ये जो मेजर क्रॉप्स हैं हमारे, ये गवर्नमेंट ही खरीदती है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक गांव में, इवन आप कह सकते हो कि हर एक गांव में एक मंडी बनी हुई है, जो मंडी बोर्ड एक बना हुआ है। तो वो मंडी बोर्ड के मुलाजिम उधर आते हैं। तो जो जो खरीद एजेंसी है, जो पंजाब की चाहे खरीद एजेंसी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की खरीद एजेंसी हो, तो उनके जो इंस्पेक्टर रैंक का एक ऑफिसर हमारी मंडी में, उसकी ड्यूटी लगती है। तो वो ओके। आता है, तो वो क्रॉप मंडी में आ जाते हैं। तो उसकी प्रॉपर जो सफाई उसकी होनी है, वो उसकी जिम्मेवारी आड़तीए की होती है, जो इसको कमीशन एजेंट बोलते हैं हम लोग। ओके। तो उसने प्रॉपर उसकी सफाई करवानी और उसकी प्रॉपर उसकी मॉइस्चर भी ठीक होना चाहिए। अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा है तो वो इंस्पेक्टर उसको पास नहीं करेगा, फिर छोड़ देगा। ओके। तो दिस इज द ट्रेडिशनल वे जो मंडियों में चल रहा है। तो ऐसे चलता है कि वो इंस्पेक्टर उसको पास कर देता है। तो उसके बाद वो उसकी पूरी पेपर वर्क होता है। वो जो कमीशन एजेंट है, वो अपने कागजों में पेपर वर्क करता है। इंस्पेक्टर के अपने कागजों में उसका पेपर वर्क होता है, उसका नोट होता है, फिर उसकी फिलिंग होती है। तो काफी लंबा प्रोसीजर है। फिर उसकी पेमेंट आती है आड़तीए के अकाउंट में। तो आड़तीया जो है वो किसान को पेमेंट ट्रांसफर करता है। ये पैंडेमिक टाइम्स में एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? बिकॉज अभी कोविड वाज, हमें अनसीन कोविड आ गया था। सो इस पे आपके एग्रीकल्चर के ऊपर कितना फर्क पड़ा है? जी, अगर मैडम एक्चुअल में देखें तो एग्रीकल्चर वाज द लीस्ट अफेक्टेड पोर्शन। ओके। ओके। जी, क्योंकि लोग खेतों में रहते थे। तो लोग तो घर में रहना बंद कर दिया। लोग गांव से खेत में आ जाते थे कि सारा दिन खेत में काम करते थे। तो बोलते थे कि भाई यहाँ पर हम कोविड से भी बचे रहेंगे, हम लोगों के इकट्ठ में जाएंगे नहीं। एब्सोल्युटली। तो इसमें खेती के ऊपर मैडम इसका बहुत कम असर पड़ा है। तो हमें जो तकलीफ अगर थोड़ी बहुत आई है, तो ड्यूरिंग ये जो वीट की अभी जो सीजन गया है अप्रैल का और मई का, इसमें जो वीट की जब हार्वेस्टिंग होकर के ये जो वीट का क्रॉप जब मंडी में गया है, तो उस टाइम वो जो मार्केट कमेटी थी या जो जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी, तो टर्न बाय टर्न हमने फार्मर्स को मंडी में बुलाना पड़ा हमको। यस, कई फार्मर्स को रोकना पड़ा, कई फार्मर्स को अपना क्रॉप घर में ही उतारना पड़ा। कई फार्मर्स ने अपने खेत में नीचे कोई पॉलीथीन वगैरह बिछा करके उसके ऊपर उसको ढेरी कर लिया अपने क्रॉप को। हाँ जी। तो जब तो जब उसकी टर्न आई, तो टर्न बाय टर्न उसका जो काम निपट गया। ओके, बट अल्टीमेटली एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ, मतलब सभी काम स्मूथली टर्न बाय टर्न हो ही गए थे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, कोई हमें इतनी कोई समस्या नहीं मैडम हमको आई। ओके। क्योंकि जब क्रॉप हमारा गवर्नमेंट ने खरीद लिया, तो विद इन 72 आवर्स इनकी ये कंडीशन है कि वो पेमेंट भी डाल देते हैं, हमको दे देते हैं पेमेंट। ओके। हाँ जी, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा यस, सिस्टम। हाँ जी, यही मंडी बोर्ड है ना मैडम। ये जो मंडी बोर्ड का सिस्टम चल रहा है ट्रेडिशनल, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है। ओके। इसमें 72 घंटे के अंदर अंदर वो पेमेंट खरीद एजेंसी डाल देती है। तो जो कमीशन एजेंट है वो पेमेंट आगे ट्रांसफर कर देता है। ओके। जी जी। तो यशविंदर सिंह, आपने बहुत अच्छा बताया, इनफैक्ट आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन भी किया हमें। एंड आई वुड लाइक द व्यूअर्स टू नो कि अभी मिस्टर सिंह को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से फार्मर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था, एंड दैट इज हाउ आई कनेक्टेड विद हिम, बिकॉज इनका जब मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट देखा था तो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड, और फिर मैंने इनसे कनेक्ट किया था बिकॉज मुझे ये पता करना था कि आई मीन इनको इतना अच्छा अवार्ड मिला है, तो व्हाट वाज हिज वे एंड टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो सिंह साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो उसके लिए, and it was a very nice thing. And I'd like to tell the viewers कि next week Mr. सिंह हमारे को, उन्होंने जो अपना पैशन बताया है about aero modeling, उसके बारे में ये हमारे को विस्तार से बताएंगे. So next week, please keep tuned in and we will invite him again for this talk. Till then, have a great day. We had a great talk with you. Thank you so much, Mr. Singh. And हमें बहुत जानकारी मिली, and it was a pleasure. Thank you, viewers. Take care of yourself until we meet again. Bye-bye.